बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम फ्री फॉल मोशन का नाम देते हैं। याद रखें डियर स्टूडेंट, फ्री फॉल मोशन फिज़िक्स का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि फ्री फॉल मोशन के बग़ैर क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो इनकम्प्लीट है। क्लासिकल फिज़िक्स फ्री फॉल मोशन के बग़ैर मुकम्मल ही नहीं होता। तो फ्री फॉल मोशन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बेस पर अक्सर MCQ एंट्री टेस्ट में देते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो या मेडिकल कॉलेजेस है वो जब इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो वो अपने इंट्रेंस टेस्ट में फ्री फॉल मोशन से लाजमन MCQ इंक्लूड करते हैं। लिहाजा चैप्टर नंबर 3 का ये भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और इस पोर्शन के ऊपर भी हमने डिस्कस करना है। तो चलो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो फ्री फॉल मोशन के हवाले से है। फ्री फॉल मोशन का थोड़ा बहुत हम आइडिया भी सीखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ साथ इस पर जितने प्रीवियस MCQ मुख्तलिफ टेस्ट में आ चुके हैं वो भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मच मोर MCQ भी हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन, अगर हम फ्री फॉल मोशन को डिफाइन करें तो फ्री फॉल मोशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी under the influence of force of attraction of the earth, force of attraction of the earth only is called फ्री फॉल मोशन। तो जैसा कि डिफिनीशन से जाहिर है, फ्री फॉल मोशन किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जो अंडर द इन्फ्लुएंस, जो ज़ेरे असर हो किस चीज़ की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो ज़मीन की कशिश के बलबोते पर अगर किसी जिस्म में हरकत पैदा हो जाए, अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है, ज़मीन की कशिश के नतीजे में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फ्री फॉल मोशन का नाम जो है वो दे सकते हैं। ये भी याद रखें डियर स्टूडेंट, फ्री फॉल मोशन जो है इसका, ये जो फ्री फॉल का लफ्ज़ है इसको आप इस तरह माइंड में सेट कर सकते हो कि फ्री फॉल में से ये जो है वो फ्री है और ये F जो है इसका मतलब है फ्रॉम ऑल दी फोर्सेस, फ्रॉम ऑल दी फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है और मोशन एक्सेप्ट दी ग्रेविटी। तो फ्री फॉल मोशन का मतलब क्या बना? फ्री फॉल मोशन का मतलब ये बना कि किसी जिस्म की ऐसी मोशन जो क्या हो, फ्री फ्रॉम ऑल दी फोर्सेस। अगर किसी बॉडी, कोई मूविंग बॉडी है और इसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रहा है माँ से वाए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के, तो इस दौरान बॉडी का जो मोशन होगा इसको हम फ्री फॉल मोशन का नाम जो है वो दे सकते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर किसी जिस्म पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा दूसरा फोर्स भी है, तो ये मोशन एक्सेलरेटेड तो हो सकता है लेकिन ये ऐसा मोशन फ्री फॉल मोशन नहीं होगा। फ्री फॉल मोशन सिर्फ वो होगा जिसमें किसी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही फोर्स जो है वो मौजूद हो और वो हो ज़मीन की कशिश की क़ुव्वत। तो इस किस्म की हरकत को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल मोशन का नाम जो है वो दे सकते हैं। फ्री फॉल का मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल दी फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटी। अगर किसी बॉडी पर
कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रहा है मास सिवाय ग्रेविटी के, तो इस दौरान इस बॉडी का जो हरकत होगा, इस बॉडी का जो मोशन होगा, इसको हम फ्री फॉल मोशन का नाम जो है वो दे सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि फ्री फॉल मोशन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये पॉइंट भी अपने जहन में याद रखें। तो पॉइंट हमारे साथ क्या है? द फ्री फॉल मोशन, द फ्री फॉल मोशन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ, is a good example of uniformly accelerated motion, of uniformly accelerated motion। तो एक बात याद रखें, ये जो फ्री फॉल मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब फ्री फॉल मोशन के दौरान किसी बॉडी की लाजमन एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, कोई भी फ्री फॉल मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। फ्री फॉल मोशन के दौरान बॉडी की लाजमन एक्सेलरेशन होगी, और ये ऐसी एक्सेलरेशन होगी जो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल के नतीजे में पैदा होगी। इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। लिहाजा हमारे साथ एक इंतहाई अहम पॉइंट बना, और वह पॉइंट ये है कि द फ्री फॉल मोशन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप यूं कह सकते हैं कि कोई बॉडी जब फ्री फॉल मोशन करती है तो इस दौरान इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो किस किस्म की एक्सेलरेशन होगी? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बेहतरीन एग्जांपल है, गुड एग्जांपल है। अब यहां पर कुछ अहम पॉइंट जो हमने एमसीक्यू के लिहाज से जहन में रखने हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? फ्री फॉल मोशन, अगर हमारे साथ एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे साथ एक बॉडी है, इसका मास जो है वो m है, और इसको हमने क्या किया? फ्री फॉल मोशन में हमने इसको रखा, हमने इसको यहां तक उठाया और इस पॉइंट से हमने इसको रिलीज किया। इसके बाद ये क्या करेगा? ये फ्री फॉल मोशन करेगा। लेकिन इसकी ये जो फ्री फॉल मोशन है ये किधर है? ये डाउनवर्ड है। तो कहने का मकसद ये है कि ये डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन जो है वो कर रहा है। ये बॉडी फ्री फॉल डाउनवर्ड मोशन जो है वो कर रहा है। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए डियर स्टूडेंट, जब भी फ्री फॉल मोशन हो तो डाउनवर्ड मोशन में हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं। फ्री फॉल मोशन के दौरान जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को जीरो लेते हैं, क्योंकि इब्तिदा में हम इसको इसी तरह रखते हैं। इब्तिदा में हम इसको, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ जीरो होती है। जो जो ये नीचे आता है इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है, इजाफा होता है, और जब ये ज़मीन को टच कर रहा होता है, देखिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब ये ज़मीन को टच कर रहा होता है तो उस वक़्त इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो जब ये ज़मीन को टच कर रहा होता है तो उस वक़्त इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ये भी याद रखें, कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल मोशन करती है तो इसकी एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव जी लेते हैं, और जी की कीमत आपको पता है ये कितना है? ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल मोशन करती है तो इसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसका क्या मतलब है? हम कहते हैं कि कोई भी चीज जब फ्री फॉल मोशन करते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जब ये डाउनवर्ड मोशन करता है। तो इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? इसका मतलब यह है कि इस नीचे गिरते हुए बॉडी की हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड इजाफा होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 9.8 होगी, 2 सेकेंड के बाद 9.8 में फिर 9.8 जमा होगा, 3 सेकेंड के बाद फिर इसमें 9.8 जो है वो जमा होगा। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें तो आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी,
3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी और फिर 1 सेकंड के गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल मोशन करती है तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है कैसे, यूनिफॉर्मली। हर 1 सेकंड के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड इसमें क्या होता है, इजाफा होता है। हर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है। तो यहां से आप एक और पॉइंट भी सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या यह मुमकिन है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज होती रहे लेकिन एक्सेलरेशन चेंज ना हो, फिर सुने इस क्वेश्चन को, फिर सुने। कोई अगर आपसे यह पूछे कि क्या यह मुमकिन है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी तो मुसलसल चेंज हो रही हो लेकिन उसकी एक्सेलरेशन चेंज ना हो, तो आपका जवाब क्या होगा? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये बात मुमकिन है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार मुसलसल चेंज होती रहे लेकिन उसकी एक्सेलरेशन चेंज ना हो, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है ये वाला फ्री फॉल मोशन है। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड, यहां पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यहां पर 30 मीटर पर सेकंड, यहां पर 40 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है लेकिन इसके किसी भी दो वक्फों के दरमियान, किसी भी दो पोजीशन के दरमियान इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, या अगर हम शार्पली कहें तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। क्योंकि यहां पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, 0 से 10, तो कितना चेंज आया है पर सेकंड, 10। यहां पर वेलोसिटी 10 से 20 चेंज हुई है तो पर सेकंड कितना चेंज आया है, 10। यहां पर वेलोसिटी पर सेकंड 20 से 30 चेंज हुई है तो पर सेकंड चेंज कितना आया है, 10। तो ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है या वेलोसिटी बहुत कम है, इससे एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखें, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो हम क्या, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। एक्सेलरेशन जो है याद रखें ये चेंज इन वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता। मतलब यह है कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हुई है, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी कम चेंज हुई है, तो इससे आप ये अहज नहीं कर सकते कि कौन से बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो याद रखें, एक्सेलरेशन को ढूंढने के लिए वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन को ढूंढने के लिए चेंज इन वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन को ढूंढने के लिए? डियर स्टूडेंट, याद रखें, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यह है कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हुई है ये कितने टाइम में चेंज हुई है। तो जब तक आपको यह पता ना हो कि वेलोसिटी तो चेंज हुई है लेकिन यह पता ना हो कि कितने टाइम में चेंज हुई है, तब तक आप एक्सेलरेशन ढूंढ नहीं सकते। तो एक पॉइंट यह भी अपने जहन में रखें कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करती है किस चीज पर, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। हम एक्सेलरेशन तब ढूंढ सकते हैं जब हमें यह पता हो कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है और कितने टाइम में चेंज हुई है। तब हम किसी बॉडी में पैदा होने वाले एक्सेलरेशन के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कोई रिजल्ट जो है वो हम अहस कर सकते हैं। बहरहाल डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ कहानी है किस चीज की, जब हमारे साथ कोई बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मोशन जो है वो कर रही हो। इसी तरह अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो भी ये क्या करता है, ये फ्री मोशन करता है, लेकिन ये अपवर्ड जब चलता है तो उस वक्त भी ये क्या करता है, फ्री मोशन करता है। सो दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम किसी बॉडी को when a body is thrown vertically upward, when a body is thrown vertically upward, अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो इसकी कहानी क्या होगी, इसकी स्टोरी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ एक पेन है, इसको मैंने इस तरह ऊपर फेंका, तो जब ये ऊपर जा रहा होता है तो उस वक्त इसकी कहानी क्या होती है, इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ एक बॉडी है, ठीक है,
इसका मास जो है वो m है और इसको हमने इस तरह ऊपर की तरफ फेंका। तो जब ये बॉडी ऊपर जाएगी, अपवर्ड मोशन करेगी, फॉर एग्जांपल यहां से बॉडी ने स्टार्ट लिया और ये बॉडी का क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। याद रखिए जब डियर स्टूडेंट हम किसी बॉडी को अपवर्ड फेंकते हैं या अपवर्ड मोशन जब होता है तो अपवर्ड मोशन के दौरान इनिशियल वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होती है। डाउनवर्ड मोशन के दौरान इनिशियल वेलोसिटी 0 और अपवर्ड मोशन के दौरान इनिशियल वेलोसिटी हमारे साथ मैक्सिमम होती है। जो जो ये बॉडी ऊपर जाती है इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिक्रीज होती है, यूनिफॉर्मली इसमें डिक्रीज आता है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। यह भी याद रखिए यहां से यहां तक जाते हुए इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब यह है कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड डिक्रीज आता रहता है। हर एक सेकंड में 9.8 डिक्रीज, 9.8 मीटर पर सेकंड डिक्रीज, 9.8 मीटर पर सेकंड डिक्रीज आता है। इसलिए जब कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो भी उसकी चूंकि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होती है, इसलिए ऊपर जाते हुए हम एक्सेलरेशन को -g लेते हैं। -g का मतलब यह है कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो याद रखिए कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ये तो सारी बुनियादी चीजें हैं, इसका मेरे ख्याल में आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि हाईएस्ट पॉइंट पर, अब सवाल ये है, मेन सवाल की तरफ अब हम आते हैं, मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की तरफ हम आते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर सबको पता है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन आप जरा मुझे ये बताएं कि जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। देखिए जब ये ऊपर जाता है तो इसकी तो एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तब इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो क्या ख्याल है आपका। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होकर भी हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। तो अब आप कहेंगे कि फाइनल पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हुई। क्योंकि वेलोसिटी तो 0 है तो फिर तो एक्सेलरेशन को भी 0 होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मेरे डिस्कस किए हुए, अभी मैंने एक पॉइंट जो डिस्कस किया है उसको आप भूल रहे हैं। आपको याद होगा अभी मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया और वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये मुमकिन है कि किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो फिर भी उसमें एक्सेलरेशन मौजूद हो। यहां पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है लेकिन फिर भी बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन मौजूद है। क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी। और एक्सेलरेशन चूंकि किस चीज पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन डिपेंड करती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। अब अगर इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 भी है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर भी इस बॉडी में एक्सेलरेशन है और ये कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। एक और बात मैं आपको बता दूं और वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको ये तो पता चला कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब हाईएस्ट पॉइंट पर इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा या अलोंग द हॉरिजॉन्टल होगा। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट पर चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो, फिर से सुने, किसी भी पॉइंट पर चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे बॉडी नीचे आ रही हो, किसी भी पॉइंट पर जब फ्री फॉल अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन होता है, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होता है,
डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो चाहे जिस्म ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, चाहे जिस्म हाईएस्ट पॉइंट पर है वेलोसिटी 0 है फिर भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डाउनवर्ड, और चाहे बॉडी नीचे आ रही है फिर भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड मोशन के दौरान भी एक्सेलरेशन यही है, डाउनवर्ड मोशन के दौरान भी एक्सेलरेशन यही है, और हाईएस्ट पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। यह भी याद रखें डियर स्टूडेंट, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाज दफा हम फीट में भी लिखते हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर भी है। अगर कोई मीटर को फीट में कन्वर्ट करे तो 9.8 मीटर की जगह पर हम 32 फीट भी लिख सकते हैं। बाकी टाइम का यूनिट हमारे साथ वही सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फ्री फॉल मोशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्स्ट एमसीक्यू, जो कि दरअसल इस चैप्टर का 31 नंबर एमसीक्यू बनता है। तो बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 31 एमसीक्यू की बात करता है। तो ये एमसीक्यू हमें बताता है कि ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स दैट ए ऑप्शन है द बॉडी फॉल्स 9.8 मीटर ड्यूरिंग ईच सेकेंड, बी ऑप्शन है द बॉडी फॉल्स 9.8 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ओनली, सी ऑप्शन है द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग ईच सेकेंड, और डी ऑप्शन है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यूरिंग ईच सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही आसान और सिंपल एमसीक्यू है जिसमें हमें बताया गया है कि हमारे साथ एक बॉडी है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल मोशन जो है वो कर रहा है। ये फ्री फॉल मोशन कर रहा है एक ऐसे एक्सेलरेशन के साथ जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब इस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है उसने ये पूछा है, इस एमसीक्यू में उसने ये पूछा है कि अगर हम कहते हैं कि एक बॉडी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ फ्री फॉल मोशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, इसका मतलब यह है कि जब ये यहां से यहां तक आएगा तो इसके कितना टाइम गुजरेगा। फॉर एग्जांपल इसको 1 सेकंड का टाइम गुजरा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, यहां पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। 2 सेकंड के बाद वो यहां तक आ जाएगा और यहां पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी 9.8 में फिर 9.8 जमा हो जाएगा। मतलब हर 1 सेकंड के बाद प्रीवियस कीमत में 9.8 का इजाफा होना है। तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा 16, इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा 9 9 18 और 1 जो है वो हमारे साथ क्या आ जाएगा 19। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 19.6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। यहां पर पहुंचकर 19.6 में फिर 9.8 मीटर पर सेकंड का क्या होना है, इजाफा होना है। तो कहने का मकसद यह है कि हर एक पॉइंट पर हर 1 सेकंड के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी में 9.8 का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब यह है अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब यह है कि हर 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का या तो इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इंक्रीज आएगा और अगर हमारे साथ एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हमारे साथ क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। बहरहाल इस एमसीक्यू में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। सो 31 में सी ऑप्शन दुरुस्त है क्योंकि सी ऑप्शन कहता है कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग ईच सेकेंड। तो ये सी ऑप्शन ही दरअसल एमसीक्यू नंबर 31 को बेस्ट एक्सप्लेन करता है, सही तौर पर एक्सप्लेन करता है। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 32 की। एमसीक्यू नंबर 32 कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज शूट वर्टिकली अपवर्ड while it is rising। तो ए ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर बोथ अपवर्ड, बी ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी इज अपवर्ड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड,
और सी ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डाउनवर्ड, और डी ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी इज डाउनवर्ड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। तो ये एमसीक्यू दरअसल किसी अपवर्ड प्रोजेक्ट किए वर्टिकली, अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है। तो इस एमसीक्यू में हमको बताया गया है कि हमारे साथ एक बॉडी है और इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, इसको वर्टिकली शूट किया गया है, ठीक है, अपवर्ड, और वर्टिकली मींस अलोंग वाई एक्सिस इसको शूट किया गया है। तो आपको पता है कोई भी बॉडी जब अपवर्ड चलती है तो इसकी वेलोसिटी जो है ये अपवर्ड होती है। याद रखें वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का होता है। कोई भी बॉडी जब ऊपर जा रही होती है तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है, और जो डायरेक्शन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होता है। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो तो आउटवर्ड है, लेकिन याद रखें ऊपर चलते 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 इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, जिस तरह के ये है कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो तो जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, और जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ एंटी पैरेलल होता है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वेलोसिटी अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन जो है वो किधर होगी, वो डाउनवर्ड होगी, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होगी। लेकिन एक कंफ्यूजन आप अपने जहन से निकाल दें, जब भी अपवर्ड या डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन होगा हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन 9.8 होगी, और मोशन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मोशन चाहे जीरो हो, बॉडी रेस्ट में हो, हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी रेस्ट में हो जाती है, लेकिन हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमेशा डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगी। इसलिए इस एमसीक्यू में वो ऑप्शन दुरुस्त है जिसमें हमें बताया गया है कि वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, और ऐसा ऑप्शन जो है वो हमारे साथ बी ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन कहता है कि इट्स वेलोसिटी इज अपवर्ड, इस बॉडी की वेलोसिटी अपवर्ड है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। इसलिए 32 में हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा, क्योंकि बी ऑप्शन ही दिए गए एमसीक्यूज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा है। चलो डियर स्टूडेंट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 33 देखते हैं। ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज शूट वर्टिकली अपवर्ड देन एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स, पहला ऑप्शन है velocity is 0 and acceleration is 9.8 meter per second square directed downward. B option है velocity is 0 and acceleration is 9.8 meter per second square directed upward. C option है velocity is 0 and acceleration is 9.8 meter per second square directed along x axis. और D option है velocity and acceleration both are 0 at the highest point. तो डियर स्टूडेंट ये एक एमसीक्यू है जो किसी वर्टिकली शूट किए गए बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट पर आपसे कुछ मांग रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है ये हमारे साथ हाईएस्ट पॉइंट है, सो लेट सपोज दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये कहता है कि जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन के बारे में उसने पूछा है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर किसी भी बॉडी की जिसको वर्टिकली शूट किया गया है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। बार बार आज के वीडियो में मैंने इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बार बार डिस्कस किया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये किधर डायरेक्टेड होगी, डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगी। इसलिए इस एमसीक्यू नंबर 33 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमारे साथ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए ऑप्शन कहता है कि वेलोसिटी इज जीरो, जैसा कि ये है वेलोसिटी इज जीरो, और एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और किधर डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। इसलिए 33 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो हमारे साथ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 34 की बात करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 34 कहता है कि इफ यू थ्रो ए बॉल डाउनवर्ड देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीव योर हैंड एज्यूम नो एयर रेजिस्टेंस इज। तो ए ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है मोर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू में हमको बताया गया है कि हमारे साथ एक गेंद है और इस गेंद को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये कहता है कि जो ही हम इसको रिलीज करें तो इसके रिलीज के फौरन बाद इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक बॉल है, एक गेंद है और इस गेंद को जब हम छोड़ेंगे तो ये क्या शुरू करेगा, ये फौरन फ्री फॉल मोशन जो है वो शुरू करेगा। और इस फ्री फॉल मोशन के दौरान ये हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा और हाफ सेकंड में 9.8 का हाफ इसकी वेलोसिटी में इजाफा हो चुका होगा। तो यहां से हम इस बात को सीख सकते हैं कि जो ही हम इसको रिलीज करेंगे और ये मोशन शुरू करेगा, हर एक पॉइंट पर जो ही आप इसको रिलीज करें तो हर एक पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। तो इस लिहाज से इस एमसीक्यू नंबर 34 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि ए ऑप्शन कहता है कि इसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 35 की बात करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 35 क्या कहता है, ये कहता है कि ए फीदर इनिशियली एट रेस्ट इज रिलीज्ड इन ए वैक्यूम 12 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस एमसीक्यू में हमें बताया गया है कि हमारे साथ इस किस्म का एक वैक्यूम ट्यूब है और इस वैक्यूम ट्यूब में जिसका ग्राउंड से हाइट जो है वो कितना है, इसका जो ग्राउंड से हाइट है वो तकरीबन 12 मीटर इसका ग्राउंड से हाइट है, ठीक है। इसके बाद उसने ये कहा है कि इसके अंदर हमने एक फीडर को क्या किया, इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी हवा है इसको बाहर निकाल दिया गया। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वैक्यूम को क्रिएट किया गया है। तो जब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया, इसके बाद एक फीडर को इसमें क्या किया गया है, फ्री फॉल होने दिया गया है। याद रखिए जब हम यहाँ से हवा निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारे साथ फ्री स्पेस बन जाता है, यहाँ पर हमारे साथ वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम इज द प्लेस वेयर देयर इज नो मैटर। वैक्यूम वो जगह होता है जहां पर कोई भी मैटर मौजूद ना हो। तो अगर हम यहां से एयर को एस्केप करें तो हमारे साथ क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। अब ये कहता है कि जब ये वैक्यूम बनेगा तो ये फीडर क्या शुरू करेगा, ये फीडर भी एब्वियसली क्या शुरू करेगा, फ्री फॉल मोशन शुरू करेगा। और फ्री फॉल मोशन जब ये शुरू करेगा तो उसने यहां पर ए बी सी डी मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो चलो डियर स्टूडेंट देखें और ढूंढते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन में ये कहता है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फीडर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखें अब ये बाकायदा क्या करेगा, फ्री फॉल मोशन करेगा और फ्री फॉल मोशन के दौरान हर एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम तो 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, क्योंकि ये एक सेकेंड तक बॉटम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि फासला कितना है, 12 मीटर है। तो 12 मीटर जब ये जाएगा तो इसको एक सेकंड से ज्यादा टाइम जो है वो लगेगा। बी ऑप्शन क्या कहता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं है। बी ऑप्शन कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द फीडर डिक्रीजेस अनटिल टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड। याद रखिए डियर स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये वहां पर होता है जहां पर रेजिस्टिव मीडियम मौजूद हो, जैसा कि कोई भी फ्लूइड मीडियम अगर दरमियान में मौजूद है। लेकिन यहां पर तो वैक्यूम है और वैक्यूम में टर्मिनल वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, वैक्यूम की सूरत में टर्मिनल वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो भी दुरुस्त नहीं है। सी ऑप्शन कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द फीडर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। तो ये वाला ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि जब ये गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकेंड इजाफा होगा और जब इसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज आएगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी। मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मोशन
फंक्शन करेगा। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फ्री फॉल मोशन इज ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस लिहाज से हमारे साथ इसमें जो सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। डी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है क्योंकि डी कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द फीदर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल, तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती है लेकिन डी ऑप्शन कहते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। तो याद रखें इस फ्री फॉल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन नहीं बढ़ती, अलबत्ता वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बढ़ती। इसलिए इस एमसीक्यू नंबर 35 में हमारे साथ सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 36 की बात करते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 36 क्या कहता है? ये कहता है कि द सिंबल जी रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये कहता है कि जी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने एमसीक्यू में हमें बताया है कि जो सिंबल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब उसने बताया है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है जो इस जी को सही तौर पर डिस्क्राइब करता है। तो पहला ऑप्शन है कि जी इज ग्रेविटी, दूसरा ऑप्शन है जी इज द रेशियो ऑफ वेट एंड मास, सी ऑप्शन है जी इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डी जो है वो जी इज रिड्यूस्ड बाय द एयर रेजिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट जहां तक पहले ऑप्शन का ताल्लुक है कि जी इज ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी जो है ये जमीन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर ये चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ कशिश करता है, लिहाजा जी को हम ग्रेविटी नहीं कह सकते। अक्सर स्टूडेंट जी को ग्रेविटी बोलते हैं, तो याद रखें जी इज नॉट ग्रेविटी, जी को हम ग्रेविटी नहीं बोल सकते, बल्कि ग्रेविटी तो दरअसल वो प्रॉपर्टी है जिसके बलबूते पर जमीन चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं और इसको हम जी जो है स्मॉल जी से जाहिर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो है जी इज द रेशियो ऑफ वेट एंड मास। याद रखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि वेट का फार्मूला जो है ये m इंटू जी है। वैसे वेट वेक्टर है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखे तो चलो स्केलर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड को हम मास पर डिवाइड करें, इसको भी हम मास पर डिवाइड करें, तो जी का जो सही डिफिनीशन है वो हमारे साथ क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ वेट इंटू मास। फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी का जो वेट है, इस मुकाम पर इस बॉडी का जो वेट है, अगर मैं इसको लगा दूं और इस बॉडी के मास पर डिवाइड करूं तो इससे जो भी जवाब आएगा ये इस जगह पर जमीन की या इस मुकाम पर हमारे साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, जी के हवाले से अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है क्योंकि फिजिक्स में जी को दो मानी में इस्तेमाल किया जाता है। एक कैपिटल जी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये स्मॉल जी जो है इसको हम दो सीन्स में इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, जिसका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो जी को तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है, जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, लेकिन इस जी का एक दूसरा नाम भी है और वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो जी है इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। मतलब जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी दरअसल हम इन टर्म्स ऑफ जी मेजर करते हैं, इसकी हम पैमाइश करते हैं। जमीन की कशिश की कुव्वत हमारे ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर जमीन की कशिश की कुव्वत कितना ज्यादा है, ठीक है, इसी को हम मेजर करते हैं एक टर्म में जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट, जी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो हम इस तरह लिखते हैं कि वेट की जगह पर हम लिखेंगे न्यूटन और मास की जगह पर हम लिखेंगे क्या? किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जब हम जी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे तो इसका जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन पर केजी बनेगा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि न्यूटन केजी इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सेकेंड ईयर पढ़ा है तो सेकेंड ईयर में आप एक और फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ काफी ज्यादा मुशाबहत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या है? फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फोर्स को चार्ज पर डिवाइड करते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड में हम फोर्स को जो कि वेट है किस चीज पर डिवाइड करते हैं, मास पर डिवाइड करते हैं। क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड में मास इंपॉर्टेंट होता है, मास के बलबूते पर सारी कहानी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की बनती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के बेस पर उसकी सारी कहानी जो है वो चलती है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए फोर्स को चार्ज पर डिवाइड करते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड में हम वेट को मास पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसलिए हमारे साथ इस एमसीक्यू नंबर 36 में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन है। तो 36 में हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। ऑप्शन सी कहता है कि जी इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि रॉन्ग है। जी वेट नहीं है, जी को जब आप मास के साथ जरब करोगे तब ये वेट बनेगा, सिर्फ जी को हम वेट जो है वो नहीं कह सकते। एंड जी इज रिड्यूस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, तो याद रखिए जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो हमारे साथ इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।